हेलो गाइज, मैं काजल। वेलकम टू माय ट्यूशन चैनल। गाइज, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइज, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो गाइज, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो mytuition.com पे विजिट कर सकते हैं। आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज, ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही सिलेक्टेड है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। गाइज, विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में पर्यावरण के समर्थन में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गाइज, पूरे विश्व में जो है ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह 1970 से ही इसे मनाया जाता है। तो चलिए, इसे मृदा, वायु और जल प्रदूषण पर बढ़ती चिंता को उजागर करने के लिए 1970 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया। गाइज, 1970 का जो इसका थीम था पृथ्वी दिवस मनाने का, मृदा, वायु और जल का प्रदूषण, बढ़ती प्रदूषण की चिंता के उजागर करना था। तो गाइज, इसलिए ये इसका आयोजन किया गया 1970 में और 1970 से ही पृथ्वी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। गाइज, सेबी जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में है। ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं। मुंबई, सेबी, मुंबई का मुख्यालय जो है सेबी में है और सेबी का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लें तो आप ध्यान में रखिएगा कि सिक्योरिटीज गाइड एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों की जोखिम में सुरक्षा हेतु 22 अप्रैल 1988 की स्थापना की गई थी। गाइज, इसका जो स्थापना हुआ था 1988 में हुआ था। 30 जनवरी 1992 में इसका जो संवैधानिक दर्जा मिला, इसे ध्यान में रखिएगा। सेबी प्रतिभूति बाजार के नियमों के साथ साथ अर्थ विधायी और अर्थ न्यायिक और अर्थ कार्यकारी की भी भूमिका निभाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द से किस संघ का उल्लेख नहीं है। गाइस, जो न्याय शब्द है इसका किस संघ से उल्लेख नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देखकर आप लोग बताइए कि इसका जो है आंसर क्या होगा। गाइस, इसका आंसर होगा कानूनी। तो ये गाइस, सामाजिक जो है ये न्यायिक शब्द का संघ का उल्लेख है और राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, लेकिन जो ये कानूनी शब्द जो है ये न्यायिक शब्द संघ के उल्लेख नहीं करता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रस्तावना कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है। जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसमें कानूनी न्याय जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, गाइज ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1776, गाइज ये 42वें संविधान संशोधन 1776 में हुआ था और प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। गाइज, ये 3 वर्ड को जोड़ा गया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्वों का 1917 ईस्वी का रूसी क्रांति से ली गई हैं। गाइस, जो ये सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व हैं ये रूस की जो क्रांति थी 1917 की, उससे ली गई हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रस्तावना अमेरिका संविधान, अमेरिका का जो संविधान है गाइज ये प्रथम लिखित संविधान है, इससे लिया गया है। जो प्रस्तावना है ये अमेरिका संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। जो भारत का प्रस्तावना है इस पे जो
वो इस पे भाषा का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया का संविधान का प्रस्तावना का है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी से लिया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि 1789 की जो फ्रांस की क्रांति है, इससे ये तीनों वर्ड को लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गाइज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था प्रारूप समिति का। इसका सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग बीडी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इसका अध्यक्ष हैं, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे, डॉक्टर के एम मुंशी इसके सदस्य थे, तो ध्यान में रखिएगा गाइज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं। 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के सदस्य थे गोपाल अयंगर, अलादीर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्र और डीपी खेतान। तो गाइस ध्यान में रखिएगा, ये सब जो थे ये लोग प्रारूप समिति का सदस्य थे। गाइज आप में से किसी को भी नाम दे करके आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, और वहाँ पर ऑप्शन ए भी हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो इसीलिए सभी नाम को याद रखें। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान के अध्यक्ष के समक्ष 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया था। गाइज ये जो प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप था, ये 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया था संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने। डीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाती है, और इसके बाद टीटी कृष्णाचारी और बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां वाली संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो गाइस ध्यान में रखिएगा कि जो बी.एन. राव थे, इन्होंने संविधान का जो अनुच्छेद 243 और 13 अनुसूची वाला संविधान का प्रारूप को तैयार किया था। संविधान सभा में कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है? तो गाइज ये ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 65 जो है, इसमें इसका इस अनुच्छेद 65 में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति जो होगा, उपराष्ट्रपति जो होंगे, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 65 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कृतियों का निर्वहन करते हैं। अनुच्छेद 62 जो है, इसमें राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने और आकस्मिक रिक्त एवं भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान है। गाइस ये 62 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है, और उन अनुच्छेद जो 63 है, इसमें उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद 64 के अनुसार जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। तो गाइज इसमें 64 में वर्णन किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। उपराष्ट्रपति को हटाने संविधान प्रस्तावना प्रथम राज्यपाल
राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि लोकसभा अनुमोदन कर दे तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। गाइज उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 मंथ तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ना ग्रहण कर ले। सिर्फ 6 मंथ तक ही जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? गाइज बिहार में जो 1857 की क्रांति हुई, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा गाइज। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। इस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर था और तात्या टोपे और नाना साहब 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किए और कॉलिंग कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबा दिया। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। इस क्रांति का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल से कारतूस के ढक्कन में चर्बी का प्रयोग किया जाता था। गाइज ये चर्बी का प्रयोग से जो था, ये हिंदू या मुस्लिम धर्म के जो था, ये धर्म भ्रष्ट होता था, जिसके कारण ये सिपाही विद्रोह छिड़ गया 1857 में, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। बलिया के रहने वाले मंगल पांडे को इस घटना के बाद फांसी दे दी गई। गाइज ये बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे और इस घटना के बाद उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता से संबंधित है? गाइज वो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? गाइज ये अनुच्छेद 26 है, जो कि धार्मिक कार्यों से संबंधित स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 24 जो है ये 14 वर्ष की से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों से निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बाल श्रम को निषेध करता है और अनुच्छेद 28 में सरकार द्वारा वित्त पोषित या अर्थ पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण एवं धर्म के अबाध्य रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। गाइज अनुच्छेद 35 में इसका वर्णन किया गया है कि जो कोई भी धर्म के लोग जो है ये अपने धर्म प्रचार कर सकते हैं और किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को ऐसा करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आय से किसी विशिष्ट धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि का पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित की गई हो। तो गाइस इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो गाइज ये थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो चलिए जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। गाइस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फेराडे 1831 ईस्वी में किए थे। और अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है?
तो ये किसी बंद परिपथ में होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होता है। विद्युत धारा उत्पन्न होने की इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो दो नियम हैं, जो कि फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दो नियम दी गई हैं, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, इस प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइज, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, इसका प्रयोग जो है हृदय के कृत्रिम पेसमेकर, जो हृदय के कृत्रिम पेसमेकर होता है, और डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। कभी ये भी पूछ सकता है कि जो ट्रांसफार्मर है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? गाइज, ये एक नाटक है जिसका लेखक है कालिदास। तो इसे ध्यान में रखिएगा। कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम का लिखा था। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की नाट्य कृति है। इस नाटक में मालदेव की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्रम का प्रेम एवं उनके विवाह का वर्णन किया गया है। कालिदास के अन्य लेखन कृति जो है मेघदूत, अभिज्ञानशाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम आदि, ये सब कालिदास के लेखन कृति हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित हर्षचरित की रचना की थी। कबीरदास की रचना जो है, कबीरदास की रचनाओं में प्रमुख है बीजक, रामायणी, शब्द आदि। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और सूरदास की कृति जो है साहित्य लहरी और सुरसागर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंगानुर। जो पुंगानुर जो है ये किसका नाम है? गाइज, पुंगानुर एक नस्ल है। अब आप लोग को बताना है कमेंट में कि ये किस का नस्ल है, हाथी का है या बकरी का है या गाय का है। तो गाइज, ये है गाय का नस्ल। पुंगानुर गाय का नस्ल है। और गाइज, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको 10 क्वेश्चन दूंगी, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। तो चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुंगानुर गाय का एक नस्ल है, और पुंगानुर गाय का एक नस्ल होने के साथ साथ आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले का एक कस्बा शहर है। तो गाइज, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र। गाइज, समाचार पत्र जो है राष्ट्र गुप्तार। गाइज, राष्ट्र गुप्तार जो है सच बोलने वाला पत्रकार है। इसका अर्थ होता है का संबंध किस धर्म का सुधार से है? तो गाइज, ये पारसी धर्म के सुधार से है। इसे ध्यान में रखिएगा कि ये जो राष्ट्र गुप्तार पत्रकार पत्र है, जो है समाचार पत्र जो है, ये पारसी धर्म से संबंधित है। उसमें सुधार करने के लिए इसे चलाया गया था। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार का संबंध पारसी धर्म सुधार से में है। यह समाचार पत्र आंग्ल, गुजराती, पारसी धर्म सुधार हेतु दादाभाई नौरोजी और खरसेदी कामा द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा, ये दादाभाई नौरोजी और खरसेदी कामा द्वारा इसे प्रकाशित की गई थी। धन का निकासी बहिर्गमन या सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया। गाइज, ये धन का निकासी और बहिर्गमन का सिद्धांत जो है ये दादाभाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। और दादाभाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो गाइज, इसे ध्यान में रखिएगा कि दादाभाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
इसे ध्यान में रखिएगा गाइज। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि ये किनका, अब ये बुक जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटी रूल, इसका लेखक कौन है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी और ये भारत की अर्थव्यवस्था को दिखाया गया था ब्रिटिश काल के समय, उसकी गिरावट को, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें गिरावट की दिखाया गया था इस बुक में। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार 1886 और 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता की। तो गाइज ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा के गठन कब हुआ था? गाइज कैबिनेट मिशन प्लान जो था, इसके तहत संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया था। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी, इसके तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था। ये जो है कैबिनेट मिशन नवंबर 1946 में आया था भारत। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा दिल्ली पहुंचा। इस मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस जो भारतीय सचिव थे और सर स्पैफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे। AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान की स्वीकार किया, किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस प्रारंभ कर दी। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? गाइज इसमें बताना है आप लोगों को कि ऊष्मा की इसमें कौन सी इकाई नहीं है। तो गाइज कैलोरी है, BTU है, जूल है, ये तीनों जो है ये ऊष्मा की इकाई हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे कि किस प्रकार ऊष्मा की इकाई हैं। और ये फोन जो है, फोन ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं और इसे समझते हैं। फोन ऊष्मा की इकाई नहीं है। फोन ध्वनि या शोर का प्रबलता स्तर की ये इकाई है। कैलोरी जो है गाइज ये ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई है। और जूल जो है ये कार्य और ऊष्मा की इकाई है। और तथा BTU है ये ऊष्मा की परंपरागत इकाई है। तो इसलिए तीनों जो है गाइज कैलोरी, जूल और BTU ये तीनों ऊष्मा की इकाई हैं, लेकिन इसमें जो फोन है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। ये ध्वनि की प्रबलता मापने वाला एक स्तर की इकाई है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? कई लोथल जो है ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है और यहाँ पर जो है वो लोथल में एक बंदरगाह मिला है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं। लोथल भोगवा नदी के निकट स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल गुजरात सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से चावल उपाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हैं। तो गाइज ये सब ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सिर्फ लोथल शहर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा दोनों ही स्थल से प्राप्त हुए हैं। गाइज कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से काले रंग की चूड़ियां की प्राप्ति हुई थी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? गाइज भारत के जो संविधान है उसमें निम्न में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसे ध्यान में रखिएगा कि आदेश जो है इस याचिका का उल्लेख कहीं भी नहीं है भारत के संविधान में। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं।
भारत संविधान में आदेश याचिका का उल्लेख नहीं किया गया। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट निकालने की शक्ति है। एक तो बिंद बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण, अधिकार परीक्षा, ये सभी जो है ये 5 प्रकार के अधिकार हैं जो कि ये निकालने का अधिकार है। मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए नागरिकों को उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है और संविधान अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी प्राधिकारों को ऐसी रीट आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों को मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। इसे ध्यान में रखिएगा गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा, 1977 में जो था भारत में पहली आर्थिक जनगणना की गई थी और आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अहिर्ता से संबंध में सही नहीं है? गाइज जो इसमें से चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कि कौन जो है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में के लिए सही नहीं है। तो ये है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त है। बाकी सब सही है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, एक उपराष्ट्रपति के चुनने जाने का, ये सब उनमें कंडीशन है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो गाइज ये सब जो है ये सब तो अगर ये सब जिस व्यक्ति में मान लीजिए वो 35 वर्ष के है, वो भारत का नागरिक है और वो किसी लाभ के पद पे नहीं है, तो उसे उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अहिर्ता है तो उससे ये रूल नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अहिर्ता के संबंध में सही नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्ता है। उपराष्ट्रपति चुने जाने की अहिर्ताएं हैं गाइस, जो उपराष्ट्रपति चुने जाने की जो योग्य होगा 35 वर्ष की आयु का होना, भारत का नागरिक होना और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय विधायिका के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न होना। अनुच्छेद 63 जो है द्वारा उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और यह जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके सदस्य को सामान्यतः सवाल करते हैं, तो ये हैं क्लोरोफाइटा का ही सदस्य हैं हरीशवाल, तो इसे ध्यान में रखिएगा। हरीशवाल जो है ये व्यक्ति में उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्ति के लिए लाभदायक है। हरीशवाल का अध्ययन को सवालों का अध्ययन जो होता है इसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। बर्फ पर जमने वाले सवाल को क्रिप्टोफाइटस कहते हैं और चट्टानों पर पाए जाने वाले सवाल को लिथोफाइटस कहते हैं। जापान के निवासी पोर्फाइरा नामक सवाल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? गाइस जो ट्यूरिंग अवार्ड है कंप्यूटर विज्ञान AI से संबंधित है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित अवार्ड है और इस अवार्ड को कंप्यूटर क्षेत्र
के नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? दादा भाई फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? गाइज, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है ये नेपाल में स्थित नहीं है? तो इसमें से 3 जो है ये पर्वत श्रृंखला जो कि नेपाल में स्थित है और एक जो है ये नेपाल में स्थित नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में करिए। आराकानियोमा जो पर्वत श्रृंखला है ये नेपाल में पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये म्यांमार की पर्वत श्रृंखला है, इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी सब ग्रेट हिमालय का भी क्षेत्र जो है ये म्यांमार में है, नेपाल में है। महाभारत श्रृंखला भी है, शिवालिक श्रृंखला भी है, लेकिन जो आराकानियोमा पर्वत श्रृंखला है ये नेपाल में नहीं है। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं। आराकानियोमा पर्वत श्रृंखला का संबंध नेपाल से नहीं है। म्यांमार में स्थित आराकानियोमा में नागा हिल्स, चिन हिल्स उत्तर पश्चिम और पटकाई श्रृंखला जो है भारत के पूर्व में बर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल है। चलिए गाइज, तो ये क्वेश्चन जो है ये 10 क्वेश्चन है जो कि आपको इसका आंसर जो है कमेंट में बताना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं एक क्वेश्चन बोल दे रही हूँ और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन देखते हैं। जो सिकंदर था गाइज, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सिकंदर का मृत्यु जो है गाइज ये कहाँ पर हुई थी? सिकंदर का मृत्यु जो है ये सिकंदर का मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गाइज सिकंदर का मृत्यु बताइए, आप लोग को बताना है ये कहाँ पर हुई थी। मैं फटाफट क्वेश्चन बोलते जा रही हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेचुरल हिस्ट्री जो है इसका लेखक कौन है? इसका आंसर आप बताइए। चारों ऑप्शन में से आपको बताइए कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है, इसे आपको बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा? गाइज इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि कौन थे जो 1857 की स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप किस देश से लिया गया है? गाइज जो भारत की संविधान है इसमें संसदीय रूप किस देश से लिया गया है? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में करेंगे। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। पूना समझौता का लक्ष्य किसका प्रतिनिधित्व करना था? गाइज पूना का समझौता जो था ये किसके प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका आयोजन किया गया था? निचली जातियों के प्रतिनिधित्व, उच्च जातियों के प्रतिनिधित्व देना, मध्य वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देना, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आप लोगों को बताना है, आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर पहले बताऊंगी और देखती हूँ कि कितने लोगों का आंसर सही आता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? गाइज केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो आकार है और इसका सदस्यता का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। आप लोग को आंसर बताना है कि कौन करता है। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? गाइज विश्व में पूछा जा रहा है तो आप लोगों को बताना है। सहारा, थार, ले कौन सा है जगह जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है? आप लोग का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गाइज विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताना है। चिल्का झील, सुपेरियर झील, बुलर झील। आपको बताना है आंसर इसका। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस 10 क्वेश्चन के पहले आंसर बताऊंगी, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगी। तो चलिए
आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।